क्या डिस्कस किए थे लास्ट क्लास? पीसीआर डिस्कस हो गया था ना। बाकी रजिस्टर पढ़े हैं? स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर्स, ये सब पढ़े हैं? तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक पॉइंटर रजिस्टर? कोई बताएंगे? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक पॉइंटर रजिस्टर? स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ठीक, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, इसमें दो टर्मिनोलॉजी है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें दो टर्मिनोलॉजी है, एक स्टैक है और दूसरा है मेमोरी। तो स्टैक का मतलब है ये एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो स्टैक इज ए डेटा स्ट्रक्चर। अब ये डेटा स्ट्रक्चर का क्या जरूरत है, कोई बताएंगे? व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? हाँ, डेटा स्ट्रक्चर का क्या यूज है? हाँ, डेटा स्ट्रक्चर का मेन यूज है टू ऑर्गेनाइज द डेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। टू ऑर्गेनाइज द डेटा, स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर आर यूज। तो स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर, जैसे आप अगर सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें एरे एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एरे का क्या इंपॉर्टेंस है, किसी को पता है जो पहले से कुछ पहले से जानते हैं? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एरे? बिकॉज एरे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एरे इज द एग्जाम्पल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एरेज, ठीक है ना। पॉइंटर आगे पढ़ेंगे आप, पॉइंटर इज द एग्जाम्पल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, दैट मीन्स लिंक लिस्ट या पॉइंटर जब आप पढ़ेंगे तो एरेज, पॉइंटर, दीज आर द डेटा स्ट्रक्चर। व्हाई वी आर यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर? जस्ट टू अरेंज द डेटा इन ए स्पेसिफिक मैनर। तो उसमें से स्टैक भी एक तरह का डेटा अरेंजमेंट करने का एक तरीका है। तो स्टैक जो मेमोरी है, उस स्टैक मेमोरी में एक सर्टेन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। किसी भी तरह के डेटा स्ट्रक्चर में सर्टेन रूल्स होता है, रूल्स प्रोटोकॉल जिसको आप बोल सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स। उस नियम के तहत आपका जो है डेटा उसमें ऑर्गेनाइज होता है। जैसे अभी स्टैक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सिमिलरली देयर इज ए अनदर डेटा स्ट्रक्चर क्यू, ठीक है। अब सिस्टम में इस स्टैक क्यू का क्या यूज है? ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ रहे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपोनेंट अब पढ़ाई होगा, कंपोनेंट में जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट सबसे पहले पढ़ाई होगा, या शुरू हो गया होगा? प्रोसेस मैनेजमेंट शुरू हो गया है? नहीं हुआ। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि कोई भी प्रोसेस का 5 स्टेट होता है, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट और टर्मिनेशन स्टेट। रनिंग स्टेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। whenever we are discuss about CPU organization, we are discussing about running state because entire process inside the running state जो है वो CPU परफॉर्म करता है। अब स्टैक और क्यू को हम लोग रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, स्टैक को भी हम लोग रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप करते हैं, आपको पता है? तो बता सकते हैं स्टैक का यूज आप किस पर्पस के लिए करते हैं रियल लाइफ में? हाँ, स्टैक में से पहले बेस से स्टार्ट होकर ऊपर से रखा जाता है, जैसे सर बर्तन को रखने के लिए यूज करते हैं। हाँ, बर्तन आप स्टैक ऑफ बुक लगा सकते हैं, स्टैक ऑफ कॉपी लगा सकते हैं, स्टैक ऑफ सीडी, स्टैक ऑफ डीवीडी, ठीक है ना। तो किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट का आप स्टैक बना सकते हैं, बस उस ऑब्जेक्ट के पहले स्टैक लग जाएगा। अब स्टैक में बनाने के पीछे, अब जब स्टैक में कोई डेटा को अगर वहाँ बुक आपका क्या है? डेटा है। सीडी डीवीडी क्या है? वो डेटा है, ठीक है। तो स्टैक, जैसे अगर आप बुक, बहुत सारा बुक का स्टैक लगा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, लो 2-3 किताब कॉपी लो और तुम भी लो। देखिए सिंपली अभी ये डेटा है, कहीं भी है, अब इसका हम स्टैक बना रहे हैं, तो वी आर मेकिंग अ स्टैक ऑफ बुक। तो स्टैक ऑफ बुक यानी कि अभी ये सरफेस हमारा खाली है, अब इस सरफेस पर हम पहला बुक रखें, ठीक है। अगर ये पहला बुक रखे तो ये कहाँ पर रखा है? टॉप। दूसरा बुक हम क्या इसके नीचे रख सकते हैं? तो दूसरा बुक कहाँ रखाएगा? इसके टॉप। तीसरा बुक कहाँ रखाएगा? इसके टॉप। ये क्या? स्टैक ऑफ बुक हो गया। अब यहाँ से जब हमको डेटा निकालना होगा बुक, तो पहला कहाँ से निकलेगा? टॉप से। दूसरा कहाँ से निकलेगा? अगेन नया टॉप से, और तीसरा अगेन नया टॉप से। जैसे ही निकला लिस्ट अब खाली हो गया। दैट मीन्स ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है डेटा का, जिसमें इंसर्शन डिलीशन एक ही एंड से होता है, और उस एंड को क्या कहा जाता है? टॉप एंड।
यानी स्टैक ऑफ बुक, स्टैक ऑफ सीडी, स्टैक ऑफ नोट्स, स्टैक ऑफ एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट जिसको आप अरेंज करते हैं उसमें एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। वो ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले जो इन हुआ वो सबसे पहले आउट हुआ या बाद में आउट हुआ, और जो सबसे लास्ट में इन हुआ वो सबसे, इसका मतलब है कि स्टैक एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है और उस प्रिंसिपल को कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में जब डेटा आप स्टोर करते हैं तो वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में काम करता है। खड़ा हो जाओ, बाहर निकलो, तुम भी खड़ा हो जाओ पीछे, 4 लोग एकदम सीरियस नहीं, चलो 4 लोग बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, इधर आइए, एक एक करके आइएगा, घूम जाओ इधर, आगे थोड़ा सा बढ़ो, चलो अब दूसरा आओ, 4 लोग नहीं बस तुम बैठ जाओ। हाँ दूसरा नंबर आइए, आपको क्यू बनाना है, ठीक है ना। तो अब आप ये एक पहला डेटा आ चुका है, कहाँ पर इंसर्ट होंगे, इस क्यू, इसको क्यू बनाना है, पहला डेटा वो इंसर्ट हुआ है, आप कहाँ पे इंसर्ट होंगे, क्यू बनाना है, डेटा अरेंज होना है क्यू के मैनर में। हाँ इसके सामने खड़ा हो जाओगे, कहाँ पे इंसर्ट होगा, दूसरा नंबर कहाँ इंसर्ट होगा, हो जाओ, तीसरा नंबर आओ जी, तीसरा आओ, जाओ चौथा आ जाओ, देखो वहां लग जाओ, बीच में जाओगे, आगे बढ़ो जी, जगह दो उसको। हाँ ठीक है, बस रुक जाइए, देखिए 4 लोग इंसर्ट हो चुके हैं। अब देखिए अभी हम लोग स्टैक का एग्जांपल लिए, क्यू में और स्टैक में क्या डिफरेंस आपको लगा, स्टैक में एक बार थोड़ा सा पेशेंसली खड़ा रहो, तुम लोग एग्जांपल तैयार कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर स्टैक में हम इंसर्शन डिलीशन एक ही एंड से कर रहे हैं तो यहाँ हमारा इंसर्शन तो आप देख लिए, आप डिलीशन देखिए, चलो एक एक करके अपनी जगह पर बैठो, एक एक करके। दूसरा आप एग्जांपल देखें डिलीशन, अब डिलीशन यानी कि जो पहले इन हुआ था वो पहले आउट हुआ, या जो सबसे लास्ट में इन हुआ था वो आउट हुआ, पहले आउट, यानी कि आपका जो क्यू है उसकी प्रिंसिपल पर काम करता है फीफो। रियल लाइफ में भी हम लोग क्यू मेंटेन करते हैं, व्हेनेवर यू आर एनीवन सजेस्ट यू प्लीज मेंटेन अ क्यू, दैट मींस वो चाहता है कि सर्विस जो है वो प्रॉपर्ली एक्सेसिंग हो सके। क्यू बनाने से क्या होगा कि सर्विस विंडो को एक पर्टिकुलर आपको एलिमेंट मिलेगा जो उसके विंडो को पहले एक्सेस करेगा, यानी कि वो क्या, कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट होगा जो फ्रंट में खड़ा होगा। तो यू आर द फ्रंट, आपका क्या नाम है, शाबाश, फ्रंट पर था, पहला एलिमेंट था जो लिस्ट को इनिशिएट किया, क्यू बनाया, उसके बाद तुम्हारा क्या था, हाँ एक एक करके, हाँ तीनों चारों लोग आपका क्यू बनाया, 4 एलिमेंट था उस क्यू में, लेकिन सबसे पहले सवाल अगर उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है तो डिलीट भी सबसे पहले कौन होगा, यानी सर्विस अवेल कौन पहले करेगा, जो सबसे पहले क्यू में आया। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोसेस स्टेट का जो पहला स्टेट है, यानी न्यू स्टेट से रेडी स्टेट इज मेंटेन्ड बाय प्राइमरी मेमोरी। तो आपका जो भी प्रोसेस यानी प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट होकर प्राइमरी मेमोरी में जाता है वो भी एक क्यू, रेडी क्यू मेंटेन करता है। तो रेडी क्यू में जो पहले प्रोसेस आता है उसको पहले सीपीयू एलोकेट किया जाता है, यानी वो सीपीयू के रिसोर्स को पहले यूज करता है। अब उसमें भी क्या है कि कुछ प्रोसेस का जॉब टाइम ज्यादा होता है, कम होता है, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, यानी शॉर्टेज जॉब फर्स्ट कम सब शेड्यूलिंग, ये वेरियस ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब सिंपली आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपका कोई 10 मिनट का कोई ऑर्डर है, 10 मिनट जॉब उसका समय लगेगा बनाने में, किसी को 5 मिनट का कोई समय लगने वाला है यानी प्रिपरेशन में, और कोई गया सिंपली उसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, वो रेडी स्टॉक है, उसको कोल्ड ड्रिंक। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक वाले से पहले 2 लोग ऑर्डर दिए हैं, अगर कोल्ड ड्रिंक वाले को आप 2 ऑर्डर पूरा होने तक रुकवाएंगे तो क्या नेक्स्ट टाइम आपके रेस्टोरेंट में आएगा, नहीं। उसको पता है कि यहाँ पर शॉर्टेज जॉब फर्स्ट नहीं होता है, यानी जो काम छोटा है उसको पहले से काम निपटा कर उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है, उसको रुकवाया जाता है, बड़ा काम पूरा होता है तब उसका काम पूरा होता है। तो इसलिए हम लोग शॉर्टेज जॉब एल्गोरिथम भी पढ़ते हैं, इसलिए उसका मिनिमल वेटिंग टाइम होता है। एसजेएफ एल्गोरिथम से जो भी जॉब शेड्यूल होगा उसका मिनिमल वेटिंग टाइम होगा। तो व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग, बिकॉज यहाँ पर स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में स्टैक, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टैक एक ऐसा अरेंजमेंट है। दूसरा, आप नंबर सिस्टम पढ़ लिए होंगे, जानते होंगे नंबर सिस्टम के बारे में।
तो नंबर सिस्टम में भी एक एप्लीकेशन है स्टैक का। वो एप्लीकेशन क्या है, जिसके बेसिस पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, क्योंकि ये जब स्टैक समझ में आएगा तभी आपको स्टैक पॉइंटर का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो कोई बता सकते हैं नंबर सिस्टम में कौन सा ऐसा कन्वर्जन है जिसमें स्टैक का इंप्लीमेंटेशन होता है? एप्लीकेशन कोई बता सकते हैं? स्टैक आप समझ गए हैं, ये लीफो मैनर में काम करता है। इसमें इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होता है, उसको टॉप कहते हैं। क्यू भी आप समझ चुके हैं, क्यू में भी इंसर्शन और डिलीशन दोनों का पर्पस होता है, लेकिन ये आपका दो डिफरेंट एंड से होता है। फ्रंट एंड से आपका डिलीशन होता है और रियर एंड से, रियर मतलब लास्ट एंड से आपका इंसर्शन होता है। जब भी कोई नया डेटा ऐड होगा तो लास्ट से ऐड होगा, जब भी कोई डेटा डिलीट होगा तो फ्रंट से डिलीट होगा। That means in case of queue, insertion, both insertion and deletion should take place on two different end. Insertion should take place from rear end and deletion should take place from front end. But in case of a stack, both insertion and deletion should take place from the same end and the end name is top end. उस end का नाम top end है, तो हर बार top से ही insert होगा, top से ही delete होगा। तो application of stack में whenever you are converting any, like whenever you are going to convert any decimal into binary, ठीक है ना, जब डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आप करेंगे तो वहां पर ये एप्लीकेशन स्टैक का आपका यूज होगा। किए डेसिमल टू बाइनरी? हाँ, तो आप बोलते हैं बॉटम अप लिखो। क्यों बॉटम अप लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि वहां पर स्टैक मेमोरी में आपका जो रिमाइंडर है वो स्टैक में स्टोर होता है। तो जब आप सपोज करो कि कोई अगर वैल्यू है 4 डेसिमल को अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 4 से इसको डिवाइड कर 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं, फिर 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर यहाँ लिखा और बोलते हैं इसको बॉटम अप लिखिए। आंसर लिखते हैं 1 0 0 और ये आपका बाइनरी हो जाता है। कभी ऐसा लिखते हैं 0 0 1? बॉटम अप क्यों लिखते हैं? ड्यू टू दिस स्टैक। वाई? बिकॉज इन स्टैक ये जो आपका रिमाइंडर है ये स्टैक में स्टोर होता है। यानी फर्स्ट टाइम रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो फर्स्ट टाइम आपका 0 हुआ, फिर आपका 0 हुआ, फिर 1 हुआ, तो आपका स्टैक में सबसे पहले क्या आया? 0 रिमाइंडर के फॉर्म में, फिर आया 0 और फिर आया 1। आपको पता है कि हमेशा इंसर्शन टॉप एंड से होता है और ये भी पता है कि ये लीफो मैनर में काम करता है। यानी कि अगर हमको स्टैक खाली करना होगा तो सबसे पहले कौन निकलेगा? यानी पहले 1 फिर 0 फिर 0 देन ये। That is the application of a stack and you can use this application of a stack to perform decimal to binary conversion also. So why we are writing bottom up? This is the justification for that. आप bottom up क्यों लिखते हैं? इसका रीजन यही है bottom up लिखने का, क्योंकि आप जो भी आपका रिमाइंडर होता है, चाहे ये डेसिमल टू बाइनरी करें, डेसिमल टू ऑक्टल करें, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करें, किसी भी केस में बेस केवल चेंज होगा, process remains same. So whatever remainder you have to write that remainder in bottom up manner, not in a top to bottom manner. Because you are using a stack memory here. Now I think that ये stack memory is clear to you. Yes, sir. ये stack में डेटा किस तरह से अरेंज होता होगा। Now यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी है stack के बाद, पॉइंटर। इंसर्शन लास्ट एंड से होता है। अभी देखे ना जी क्यू बना, वो क्यों इंसर्शन लास्ट एंड से? हाँ ऑब्वियसली रियर मतलब होगा लास्ट और डिलीशन फ्रंट एंड से। जब आप किसी सर्विस को एक्सेस करने के लिए किसी विंडो, सपोज करो IRCTC से नहीं आप टिकट बुक किया, रेलवे रजिस्टर काउंटर पर चले गए, तो वहां क्यू मेंटेन करेंगे तो विंडो को सबसे पहले कौन एक्सेस करेगा? तो एक्सेस करने के बाद वहां रुका रहेगा, निकल जाएगा। यानी कि डिलीशन, निकलने का मतलब डिलीशन, तो नया फ्रंट बनेगा। तो आपका जो विंडो एक्सेशन कहां से हो रहा है? फ्रंट से हो रहा है। डिलीशन कहां से हो रहा है? फ्रंट से हो रहा है। अगर कोई नया डेटा चौथा के बाद पांचवा डेटा ऐड होगा तो कहां से होगा? रियर एंड से, लास्ट। क्लियर है ना? तो अब स्टैक के बाद स्टैक मेमोरी समझ में आ गया। यहाँ पर स्टैक पॉइंटर में दो टर्मिनोलॉजी है। स्टैक, अब स्टैक का बोलेंगे कि इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन का सब इंस्ट्रक्शन होता है तो सब इंस्ट्रक्शन, जैसे आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं कि नहीं? अच्छा ठीक है, लिखेंगे तो सी में प्रोग्राम लिखेंगे तो एक मेन फंक्शन के अलावा बहुत सारा फंक्शन होगा। अगर केवल मेन फंक्शन होगा तब तो कोई ऑर्डर नहीं मेंटेन करना है, लेकिन मेन फंक्शन में अगर 4-5 यूजर डिफाइंड फंक्शन आपने यूज किया है तो कौन सा फंक्शन कब कॉल होगा
ये ऑर्डर आपको मेंटेन करना होगा, यानी 1 2 3 4 फंक्शन है तो आपका ऑर्डर 1 2 3 4 एग्जीक्यूट होना चाहिए, 1 के बाद 2 2 के बाद 3। अब ये जो सब इंस्ट्रक्शन है, सब फंक्शन है, दैट शुड बी स्टोर्ड इन द स्टैक मेमोरी। दैट्स व्हाई इट इज मेंशन्ड कि इफ एप्लीकेबल। नाउ सी द पीडीएफ, आई जस्ट शेयर दैट पीडीएफ। यहाँ पर देखिए एक चीज मेंशन किया हुआ है स्टैक पॉइंटर में। नाउ अब आपको समझ में आएगा। द स्टैक इज अ सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन डिफाइंड बाय द यूजर, बिकॉज आप फंक्शन प्रोग्राम आप तय करते हैं। इट इज यूज्ड टू सेव द कंटेंट्स ऑफ ए रजिस्टर इफ इट इज रिक्वायर्ड। इफ इट इज रिक्वायर्ड मीन्स अगर जरूरत, यदि जरूरत पड़े तब। ऐसे अगर केवल आप मेन लिख रहे हैं तो उसके लिए कोई ऑर्डर आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, एक ही ब्लॉक है, वही ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अगर उसमें सब ब्लॉक आप बनाए हैं तो कौन सा ब्लॉक कब कॉल होगा उसके लिए आपको स्टैक मेमोरी का असिस्टेंस अवेलेबल है, वो असिस्टेंस आपका सीपीयू से मिलेगा। नाउ द स्टैक पॉइंटर, अब नाउ यहाँ से स्टैक पॉइंटर का बात आ गया। तो अब दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है स्टैक पॉइंटर, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे तो आई थिंक दैट कि वेरिएबल के बारे में समझ गए होंगे। कितना तरह का वेरिएबल होता है, कितना तरह का वेरिएबल होता है, क्योंकि आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसका हम लोग आर्किटेक्चर यहाँ पढ़ रहे हैं, वो इसी के थ्रू आपका एक्सेस हो रहा है। तो वेरिएबल आप कितना तरह का पढ़े हैं? दो तरह का पढ़ेंगे, एक डेटा वेरिएबल और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल। हाँ पढ़ेंगे, बता रहे पढ़ेंगे। तो डेटा वेरिएबल फिर फर्दर क्या है, अगर देखें तो डेटा वेरिएबल वैल्यू होल्ड करता है और पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो पॉइंटर है, पॉइंटर वर्ड यूज हुआ है, ये पॉइंटर किसके लिए होगा? पॉइंटर कीप्स द एड्रेस। तो अगर वो स्टैक पॉइंटर से अटैच है, यानी स्टैक पॉइंटर अगर स्टैक में जो डेटा एलिमेंट है उसके एड्रेस को रख रहा है, तो पॉइंटर कीप्स द एड्रेस ऑफ विच मेमोरी, कौन बताएंगे? हमने स्टैक भी बताया, स्टैक में डेटा अरेंज होता है कैसे वो भी बताया, स्टैक किस प्रिंसिपल पर काम करता है वो भी बताया, ठीक है ना, लिफो प्रिंसिपल पर काम करता है। तो लास्ट में जो इन है वही पहले आउट होगा। पॉइंटर कीप्स द एड्रेस ऑफ विच मेमोरी लोकेशन। स्टैक मेमोरी में जो एलिमेंट है उसमें से कौन सा एलिमेंट का एड्रेस पॉइंटर रखेगा। अभी हमने इंसर्ट करके भी दिखाया बुक को, 3 बुक को, और फिर डिलीट करके भी दिखाया, फिर नल भी कर दिया, आपका जो मेमोरी लोकेशन खाली भी कर दिया। यस, वेरी गुड। बिकॉज इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, इसीलिए यहाँ लिखा गया द स्टैक पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी लोकेशन ऑफ द स्टैक। इट इज क्लियर टू यू? लास्ट ऑक्युपाइड क्यों लिखा गया, समझ में आ रहा है? लास्ट ऑक्युपाइड इसलिए क्योंकि जब आप स्टैक बनाएंगे तो जो सबसे लास्ट में आपका जो डेटा होगा, पॉइंटर उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि स्टैक से एक एक करके निकालना है बाहर। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पर क्या किए, 4 का डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किए, तो आपका जो है स्टैक में 0 0 1 आया, तो किसका एड्रेस रखेगा स्टैक पॉइंटर? 1 का एड्रेस रखेगा पॉइंटर। जब 1 को रिट्रीव कर लेंगे तो आपका टॉप चेंज होगा, 1 बाहर निकलेगा तो टॉप अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा टॉप। फिर आपका हर बार जो टॉप होगा उसी का एड्रेस को वो पॉइंटर होल्ड करेगा। फिर ये 0 भी निकल गया, फिर नया टॉप ये 0 का हो गया, ये भी 0 निकल गया, फाइनली टॉप क्या हो गया, नल। यानी नाउ देयर इज नो एनी एड्रेस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना, एग्जिस्ट इन द स्टैक। तो पॉइंटर इज असाइन्ड बाय नल। So once the pointer is assigned by null, that means no element exists in the stack and stack become empty. तो जब स्टैक खाली हो गया तो हमारा रिजल्ट भी रिट्रीव हो गया है, 100 इज द फाइनल रिजल्ट। तो आई थिंक दैट कि दोनों का कोऑर्डिनेशन समझ में आ रहा होगा। स्टैक क्या है, पॉइंटर क्या है। पॉइंटर इज यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द स्टैक एंड स्टैक इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द डेटा इनटू द स्टैक, यानी इंस्ट्रक्शन सब इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको एक एक करके सिक्वेंशियली हमको एक्सेस करना। पार्ट ऑफ, अगर 5 फंक्शन लिखे हैं तो एक बार में 5 फंक्शन नहीं होगा, पहले एक फंक्शन कॉल होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, इस तरह से स्टैक वाइज वो एक्सेस होगा। इसीलिए बोला गया इफ इट इज रिक्वायर्ड, अगर प्रोग्राम में फंक्शन यूज करेंगे तब स्टैक मेमोरी यूज होगा, अदरवाइज बिना स्टैक के भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें बहुत सारा फंक्शन एंड प्रोसीजर लिख रहे हैं, तो उसका एक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपको पता होना चाहिए आपके सिस्टम को, तो उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन स्टैक के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा सकता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू।
तो दैट्स वाई यहाँ जो पीडीएफ में लिखा हुआ है, ये दोनों सेक्शन, स्टैक का क्या काम है और पॉइंटर का क्या काम है। स्टैक का काम है सब इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करना, पॉइंटर का काम है वहां से एक एक करके डेटा रिट्रीवल, यानी एलिमेंट को उसके एड्रेस को के थ्रू उसको रिट्रीव करना। तो एक एक करके जब ये सारा, हाँ ये सारा जब रिट्रीव हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ मेंशन किया हुआ है 10 फाइनल कंक्लूजन, 10 इट इंडिकेट्स अप टू व्हाट मेमोरी लोकेशन द स्टैक इज ऑलरेडी फिल्ड अप। ये इंडिकेट करेगा कि पॉइंटर ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो स्टैक कितने एलिमेंट को होल्ड किए हुए है, कितना मेमोरी लोकेशन को ये होल्ड किए हुए है, क्योंकि जब एक एक करके आप बाहर निकालेंगे तो स्टैक खाली हो जाएगा। तो एक पास में खाली हुआ, 2 पास में खाली हुआ, 5 पास में खाली हुआ, ये आपका वो पॉइंटर से डेजिग्नेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट्स वाई यहाँ लास्ट कंक्लूजन लिखा हुआ, इन अदर वर्ड्स इट इंडिकेट्स फ्रॉम विच मेमोरी लोकेशन ऑनवर्ड द स्टैक इज वैकेंट फॉर फर्दर स्टोरेज। यानी जब स्टैक यानी पॉइंटर नल होगा, इसका मतलब है कि अब इसमें दूसरा सब इंस्ट्रक्शंस को एलोकेट किया जा सकता है। जब तक नल नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्टैक प्रीवियस इंस्ट्रक्शन होल्ड कर रहा है। जैसे ही नल असाइंड होगा, इसका मतलब है यानी पॉइंटर क्या डेजिग्नेट करेगा, पॉइंटर ये बताएगा कब आपका स्टैक खाली हो गया दूसरे इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए। जब तक पॉइंटर में किसी एड्रेस का कोई भी एड्रेस होगा, तब तक आपका स्टैक खाली नहीं है। जैसे ही पॉइंटर में कोई एड्रेस नहीं, नल असाइन होगा, that means your stack is empty. Now that stack is used for allocating new set of instructions. तो न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तभी वहां पर एलोकेट होगा जब प्रीवियस इंस्ट्रक्शन वहां से डी एलोकेट हो जाएगा। डी एलोकेट किसके थ्रू होगा, पॉइंटर के थ्रू होगा। तो दैट इज द पर्टिकुलर वर्क ऑफ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स, ठीक है ना। तो आई थिंक एनीवन हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू स्टैक पॉइंटर रजिस्टर? नो डाउट? अगर डाउट होगा तो फिर पूछिएगा, एक बार समझ नहीं है, हाँ पूछिए। रजिस्टर्स इज द मेमोरी सेल। उस स्टैक पॉइंटर इसलिए क्योंकि स्टैक मेमोरी आपका वो एज ए रजिस्टर ही काम करता है, ठीक है ना। और उसमें जो एलोकेशन ऑफ डेटा होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, वो एक सर्टेन प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। जैसे क्यू में एक सर्टेन प्रोटोकॉल को फॉलो किया, तो फीफो मैनर में आपका जो एक्सेशन होगा, यहाँ पर लिफो मैनर में एक्सेशन होगा। तो ये स्टैक पॉइंटर इंस्ट्रक्शंस को स्मूथली एग्जीक्यूट करने में असिस्टेंस या सपोर्टिव रोल प्ले करता है, ठीक है ना। किसी तरह का कोई डेडलॉक नहीं हो, एक साथ बहुत सारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए नहीं आपका जो है प्रोसीड कर जाए, तो पार्ट वाइज 1 बाय 1 आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, इसको पॉइंटर के थ्रू 1 बाय 1 एलोकेशन ये प्रोवाइड करता है, लिफो मैनर में जॉब एग्जीक्यूट करता है। तो दैट इज द सेकंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। फर्स्ट वन इज द पीसीआर which supports pipelining of the job. Now the next one is the status register. I think कि stack pointer register का मेन रोल पता है। stack, इसमें दो चीज है, stack stack का क्या काम है, it allocates the data variable and pointer क्या कर रहा है, पॉइंटर Keep the address. हाँ, पॉइंटर कीप्स द एड्रेस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप्स द एड्रेस ऑफ लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल ऑफ द स्टैक। लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल, ये लास्ट आपका जब मेमोरी सेल में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो नल असाइंड हो जाएगा। नल मतलब कि कोई भी एड्रेस नहीं मिला। लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी लोकेशन अगर 10 बुक है तो जो सबसे लास्ट में जो 10वां बुक रखा है उसका एड्रेस रखेगा, फिर वो निकल जाएगा, फिर 9वां नंबर पर है उसका एड्रेस रखेगा। इस तरह से 8 7 6 5 4 3 2 1, जब एक निकल गया तब उसके नीचे कुछ नहीं है, मेमोरी कंप्लीट खाली हो गया। तो जब कुछ एड्रेस नहीं है तो पॉइंटर इज असाइंड बाय नल, क्योंकि वहां पर एड्रेस असाइन करते हैं। इसीलिए हमें बताया कि दो तरह का वेरिएबल यूज करते हैं, एक डेटा वेरिएबल जो वैल्यू होल्ड करता है। जैसे अगर आप कोई 2 नंबर को जोड़ना है, यू आर डिफाइनिंग इंटीजर ए बी, तो ए बी इज व्हाट, ए बी इज योर डेटा वेरिएबल, बट व्हेनेवर you are using pointer variable, then you have to precede that AB with asterisk operator. Now that pointer variable is responsible for holding the address of any data variable. तो ये जो pointer variable है, it holds the address of any data variable. जैसे अगर आपका कोई डेटा है, सपोज करो ये A नाम का कोई डेटा है और इसमें वैल्यू आपने 10 लिया है,
तो ये मेमोरी लोकेशन में सपोज 1000 या कोई भी पर्टिकुलर एड्रेस होगा, एज्यूम कर लो। अब अगर तुम इस ए के एड्रेस को कोई पी नाम के पॉइंटर वेरिएबल में रखना चाहते हैं, तो इस पॉइंटर का भी सपोज 2000 कोई एड्रेस होगा मेमोरी लोकेशन में, एज्यूम कर लो। और ये पॉइंटर क्या रख रहा है, ये पॉइंटर आपका ये रख रहा है, ये 1000 क्या है, ये डेटा वेरिएबल का एड्रेस है। तो इस पी में, पी आपका क्या है, दिस वन इज द पॉइंटर वेरिएबल, कैसे निकट करते हैं, और दिस वन इज व्हाट, डेटा वेरिएबल। तो दिस वन इज व्हाट, वैल्यू, एंड दिस वन इज एड्रेस ऑफ डेटा वेरिएबल ए। ठीक है ना, एड्रेस ऑफ डेटा वेरिएबल ए। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ कीप द एड्रेस ऑफ डेटा वेरिएबल। तो सपोज करोगा अगर आपने एक वेरिएबल लिया इंट ए इक्वल टू 10, ऐसे डिफाइन करेंगे, तो एक पॉइंटर वेरिएबल आपका होगा एस्ट्रिक्स पी, ये आपका हो गया पॉइंटर वेरिएबल, और ये आपका हो गया डेटा वेरिएबल। आई थिंक दैट यू आर यूजिंग टर्बो C++ कंपाइलर, कंपाइलर वही यूज करेंगे। तो टर्बो C++ में सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप ये इससे इनिशिएट करेंगे और जहां तक आपको ले जाना है जिस लाइन तक, उसको कमेंट में डाल सकते हैं। तो दिस वन इज यूज्ड फॉर मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है ना, मल्टी लाइन कमेंट, एंड दिस वन इज यूज एज ए सिंगल लाइन कमेंट। तो डेटा वेरिएबल, अगर एक ही लाइन में कहीं पे कमेंट डालना है बीच में, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको जहां से शुरू करेंगे 10 लाइन के तक आपको कमेंट में डालना है, तो जहां बंद करना है वहां पर एस्ट्रिक्स स्लैश कर देंगे, मल्टी लाइन कमेंट। तो ये अब देखिए, जो अभी हम लोग डायग्राम बनाए उसमें ये पी आपका डेटा वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल है, ए आपका डेटा वेरिएबल है। इसलिए जो मेमोरी लोकेशन होगा उसमें ए का वैल्यू यहाँ स्टोर किया कोई एड्रेस पर है, और यहाँ पर जो पी है ये पॉइंटर वेरिएबल है, तो ये भी, इसका भी कोई एड्रेस होगा। लेकिन ये पी पॉइंटर वेरिएबल जैसे ही यहाँ लिखेंगे p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ, या p इक्वल टू ए, ठीक है ना, p इक्वल टू ए लिखेंगे, इसका मतलब कि दिस पॉइंटर इज असाइनिंग द एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल। तो एड्रेस ऑफ ए अगर लिख दें, तो एड्रेस ऑफ ए जो भी है वो p में आपका एलोकेट हो गया। अगर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो भी एड्रेस है ए का 1000 हमने एज्यूम किया है, आप रनिंग टाइम में जो भी एड्रेस होगा वो पी एलोकेट कर लेगा, और पी से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि अगर आप इसका वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ए, देन आप इसको वैल्यू ऑफ ए से भी प्रिंट करा सकते हैं, और वैल्यू ऑफ ए वैल्यू एट, यानी कि पॉइंटर पी से ऐसे लिख के भी आप प्रिंट करा सकते हैं। यानी कि वैल्यू, ये एस्ट्रिक्स पी को क्या पढ़ेंगे, वैल्यू एट पी, और ए तो डायरेक्ट वैल्यू है, डेटा वेरिएबल है, तो उस पर काम होगा। फर्दर जो आपका डेटा वेरिएबल आप जो पढ़ेंगे, वो डेटा वेरिएबल भी दो तरह का होगा, एक लोकल और दूसरा होगा ग्लोबल, ठीक है ना। लोकल जैसे आप बिहार में कोई भी डिस्ट्रिक्ट होगा, या बिहार का जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो बिहार के लिए क्या होगा, लोकल होगा। लेकिन बिहार अगर आप पर्टिकुलर एक्सेशन करना चाहें, कंट्री की बात करेंगे, तो इंडिया में जो आपका इंडिया का जो कैपिटल है, ठीक है ना, इंडिया का कैपिटल वो पूरे देश के लिए आपका पर्टिकुलर कंट्री का कैपिटल है, चाहे वो बिहार भी उसी देश का पार्ट है, चाहे वो आपका है, तो वो आपका ग्लोबल एक्सेसिंग होगा। यानी कि कोई भी ग्लोबल डेटा जो है वो एक से अधिक फंक्शन यूज कर सकता है, ठीक है। और जो लोकल डेटा है वो लोकल, जैसे अभी आप क्लासरूम में बैठे हैं, यू आर लोकल टू दिस क्लास, यानी क्लासरूम जो क्लास है इसमें आप लोकल हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा स्टूडेंट होगा जो इस क्लासरूम में नहीं होगा, लेकिन उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, डेलीगेट के रूप में एक्सेस कर सकते हैं। तो हाँ, तो आपका ऐसा कोई वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन से बाहर हो, प्रोसीजर से बाहर हो, लेकिन किसी भी प्रोसीजर में उसको यूज किया जा सके, वो आपका ग्लोबल डेटा होगा, ठीक है ना। रियल लाइफ में एग्जांपल सोचिएगा, ऐसा कोई डेटा आपको दिखता है जो हर जगह यूज हो जाता है, ऐसा कोई डेटा आपने यूज किया है जिसका यूज सब जगह हो जाता है, कोई स्पेसिफिक में नहीं होता है। गूगल, हाँ, वो आप ग्लोबल डेटा में बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। सर पॉइंटर का डेटा कौन होल्ड करता है, एड्रेस? पॉइंटर स्टैक में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, नो सर।
तो इसके बाद बताते हैं। नेक्स्ट जो आपका है स्टेटस फ्लैग या स्टेटस रजिस्टर, जो भी बोलिए, ठीक है ना। स्टेटस का मतलब समझ रहे होंगे। अगर स्टेटस का मतलब समझ रहे होंगे तो आपको स्टेटस फ्लैग रजिस्टर समझ में आएगा अच्छा से। स्टेटस का मतलब आप स्टेटस मेंटेन करते हैं। करंट अभी हम क्या कर रहे हैं? हाँ, अभी आप क्या कर रहे हैं? स्टेटस मेंटेन करते हैं। करंट सिचुएशन है वही। हाँ, तो आपका इंटरनल कंप्यूटर में जो भी कंप्यूटेशनल वर्क होता है या जो कुछ भी होता है उसमें स्टेटस मेंटेन करना होता है। तो स्टेटस जो आपका रजिस्टर होता है वो 1 बिट का इंफॉर्मेशन रखता है। इट होल्ड्स 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। और वो 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है? 0 और 1 के फॉर्म में होता है। 1 बिट का इंफॉर्मेशन 0 हो सकता है या 1। तो 0 का मतलब ऑन से होता है, ऑफ से होता है, और 1 का मतलब ऑन। तो 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। तो आपके सिस्टम में इनिशियली सारे स्टेटस ऑफ करके रखा जाता है। बाय डिफॉल्ट योर स्टेटस फ्लैग रजिस्टर, यानी 1 बिट का जो इंफॉर्मेशन है उसको 0 करके रखा जाता है। जब कोई स्टेटस ऑन होता है तो 0 इज रिप्लेस्ड बाय 1। जैसे हम एग्जांपल आपको बताते हैं। आप बताओ 4 + 3 कितना होगा? रुक जाओ, पूछ रहा थी। 4 + 3 × 2 -12 -4 -2। अब देखिए, जब तक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था ये किसी भी रिजल्ट के पहले प्रीसीड प्लस से नहीं कर रही थी। जैसे ही निगेटिव रिजल्ट आया तो ये आपका जो माइनस साइन सिग्नेचर प्रीसीड करके लगा के बोल दी। आपने -2 बोला, +2 का भी बोला, नहीं बोला, 2 बोला, 14 बोला, लेकिन जैसे ही -14 होगा तो आप 14 के पहले माइनस लगाएंगे। तो -2 रिजल्ट आया, देन उस पर +2 करेंगे तो क्या आएगा? जैसे ही 0 आप बोले इसका मतलब है कि आपका रिजल्टेंट 0 हुआ। तो ये वेरियस फ्लैग, अब कुछ हम लोग यहाँ पर 4-5 फ्लैग डिस्कस करेंगे जो माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर वैरी करता है। हर माइक्रो प्रोसेसर में सर्टेन स्टेटस फ्लैग, जैसे इंटेल 8086 जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें 16 बिट रजिस्टर है। तो 16 बिट आपका जो है स्टेटस फ्लैग रजिस्टर भी है, जिसमें से 7 बिट का यूज नहीं किया गया है, 9 बिट का यूज किया गया है। और वो 9 बिट में क्या है? 6 आपका है कंडीशन फ्लैग रजिस्टर और 3 आपका है कंट्रोल फ्लैग रजिस्टर। कंडीशन फ्लैग रजिस्टर का मतलब होता है जो स्पेसिफिक कंडीशन अराइज होने पर, जैसे कोई निगेटिव वैल्यू हुआ तो माइनस साइन लगा दिए, 0 वैल्यू आया तो 0 बोल दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में हम लोग डिस्कस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देयर इज ए कैरी फ्लैग। सपोज देखो, अगर आप यहाँ पर आपको करना है 29 + 79, तो ऐसा रिजल्ट हम लोग लिखते हैं क्या? 9 9 18 और 2 + 7 9, ऐसा लिखते हैं रिजल्ट? क्यों नहीं लिखते हैं? एक मिनट रुकिए। हेलो, क्लास में है? नहीं, क्लास में है, क्लास से निकलते हैं तो रुके रहो क्लास में। हाँ, तो ऐसा नहीं लिखते हैं ना। क्यों नहीं लिखते हैं? इसलिए कि यू आर ऑल्सो मेंटेनिंग द स्टेटस, योर सिस्टम इज ऑल्सो मेंटेनिंग द स्टेटस। तो किस तरह का स्टेटस है ये? यहाँ पर आप इस रिजल्ट को ये बोलते हैं कि ये कंप्लीट आपका जो लिखा हुआ है दिस इज रॉन्ग, कंप्लीट रॉन्ग। ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे 2 9 7 9, बोलेंगे 9 + 9 18 हुआ। तो चूंकि रिजल्ट हमारा 1 डिजिट की जगह 2 डिजिट हो गया, तो राइट मोस्ट डिजिट को होल्ड करेंगे और लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कैरी कर देंगे। तो दिस इज द कैरी, यानी कि जैसे ही 2 डिजिट का रिजल्ट है कैरी फ्लैग ऑन हो गया, यानी आपके अंदर भी 1 बिट का इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी फ्लैग ऑन होता है। और फिर ये आप रिजल्ट लिखते हैं 108। अर्लियर ये रिजल्ट अगर आप नहीं कैरी फ्लैग ऑन करते तो 918 हो जाता, जो पूरा पूरी गलत होता ये रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आपका जो है तो ये कैरी फ्लैग ऑन हुआ। इसी के बेसिस पर कैरी फ्लैग वहां पर दिया गया है। कैरी फ्लैग क्या इंडिकेट्स करता है? वेयर देयर इज ए ओवरफ्लो सिचुएशन और नॉट। तो इफ देयर इज ओवरफ्लो, जैसे अगर एक बकेट में 5 लीटर वाटर भर सकते हैं, 6ठा लीटर भरने का कोशिश करेंगे, क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा।
तो डिजिट आप कैलकुलेटर यूज करते हैं 12 डिजिट का, जैसे ही 13 डिजिट का होगा एरर आ जाएगा, यानी कि वो एक्सीड कर रहा है, उसके लिमिट से बाहर जा रहा है। तो जब भी आपका इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन आएगा तो आपका ओवरफ्लो ऑन होगा। तो कैरी फ्लैग क्या चेक करता है, ये चेक करता है वेदर देयर इज ओवरफ्लो और नॉट। अगर ओवरफ्लो होगा तो उसको हमको कहीं और डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, दूसरा बकेट लेना पड़ेगा अदर वाटर को होल्ड या कोई भी प्रोडक्ट को रखने के लिए। तो कैरी फ्लैग इंडिकेट्स वेदर देयर इज ए कंडीशन फॉर ओवरफ्लो और नॉट। उसी तरह से देयर इज ए साइन फ्लैग, these are the status, you are also maintaining the sign flag। साइन फ्लैग भी 1 बिट का होगा, ये जीरो रिप्रेजेंट, बाय डिफॉल्ट जीरो रहेगा, तो आप जीरो रहने पर क्या है हर रिजल्ट को पॉजिटिव बताते हैं। जैसे ही कोई रिजल्ट निगेटिव आता है ये साइन फ्लैग ऑन हो जाता है, यानी जीरो इज रिप्लेस्ड बाय 1, आप इमीडिएटली उस डिजिट उस रिजल्ट के पहले माइनस साइन लगा देते हैं। तो आपने -2 बताया, -2 इसलिए बताया क्योंकि साइन फ्लैग ऑन हो गया होगा। सिमिलरली देयर इज ए पैरिटी फ्लैग, इंफॉर्मेशन मैसेज सेंडिंग में यूज होता है पैरिटी फ्लैग। एंड देयर इज ए जीरो फ्लैग, ये कॉमन फ्लैग है जो मोर और लेस सारे माइक्रो प्रोसेसर में रहता है। जीरो फ्लैग का मतलब क्या है, जब रिजल्ट जीरो होगा तो जीरो फ्लैग ऑन होगा, जब तक जीरो रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक जीरो फ्लैग आपका ऑफ है। तो जीरो फ्लैग ऑफ यानी कि कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, जीरो फ्लैग, ये ऑफ होने का मतलब है कि यहाँ पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है। तो जस्ट अब नाउ सी द स्टेटस फ्लैग रजिस्टर। The status, just see here, the status register is also known as condition code, or you can say flag register, because ये flag set करता है on or off का flag, और it holds 1 bit flag to indicate certain condition that arise during ALU operations। अभी जैसे ऑपरेशन हो रहा था, ALU ऑपरेशन हो रहा था, 4 + 3 क्या होगा, 2 क्या होगा, -12 क्या होगा, रिजल्ट -2 आ गया। ये सारे कंप्यूटेशनल ALU में हो रहे हैं, इंटीग्रल ऑपरेशंस में हो रहे हैं। अब इसमें से कुछ स्टेटस फ्लैग जो कंप्यूटर में कॉमनली यूज होता है वो यहाँ दिखा हुआ है, जो हम लोग लिखे कैरी। कैरी यहाँ मेंटेन कर रहा है क्या, इट इंडिकेट्स वेदर देयर इज ओवरफ्लो और नॉट। इट इज क्लियर टू यू कैरी क्या काम करता होगा। अब एक्चुअली ये क्या है, कैरी जीरो क्या इंडिकेट करता है, वेदर योर रिजल्ट इज जीरो और नॉन जीरो। तो व्हेनेवर योर रिजल्ट इज नॉन जीरो, योर जीरो फ्लैग इज ऑफ। whenever your result is become zero, it means that your zero flag is on। sign flag, it indicates whether the result is positive or negative। that means whenever your result is positive, you are not going to precede the value by any sign। positive के पहले प्लस लगाते नहीं है, लेकिन whenever your result is negative, then your sign flag is on। that means you have to precede minus sign before the value। value के पहले आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। it is clear to you। Now similarly parity flag, basically parity flag is used to check out the message communication। आप जो मैसेज भेजते हैं वो बाइनरी फॉर्म में, यानी कि रिप्रेजेंटेशन डेटा वो रिसीवर एंड पर सही से पहुंच रहा है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग पैरिटी फ्लैग लगाते हैं। अब देखिए पैरिटी फ्लैग में हम लोग 2 तरह का पैरिटी लगाते हैं, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। इवन का मतलब समझ में आता है आपको, ऑड का भी मतलब समझ में आता है। यहाँ इवन और ऑड नंबर ऑफ 1 के बेसिस पर होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो बोल्ड किया हुआ है ये पैरिटी बिट है 1 बिट का। उसके बाद जो आपका यहाँ पर 7 बिट का इंफॉर्मेशन है 01 के फॉर्म में, उसमें आपका कितना नंबर ऑफ 1 है, 3। अगर इसमें इवन पैरिटी लगाना होगा मैसेज के लिए तो 3 है, तो हमको इवन बनाने के लिए क्या करना होगा, 1 और बढ़ाना होगा। और ऑड पैरिटी के लिए क्या करना होगा, 3 है तो 0 लगा देंगे तो ऑड पैरिटी। लेकिन अगर हमको यहाँ पर 3 की जगह 4 1 होता और इवन पैरिटी लगाना होता, तो इवन पैरिटी में क्या डालते, 0। क्यों, कब 0 कब 1 समझ में आ रहा है। इवन पैरिटी में का मतलब हुआ कि जब नंबर ऑफ 1 इवन हो इंक्लूडिंग योर पैरिटी बिट। ये जो 1 0 हाईलाइटेड बोल्ड किया हुआ है ये आपका पैरिटी बिट, एक बिट का पैरिटी बिट है। ये आपका जब रिसीवर एंड पर कोई मैसेज पहुंचेगा तो सेंडर एंड से मैसेज जो भेजा गया है इवन पैरिटी चेक करके, रिसीवर एंड पर अगर ऑड हो जाएगा तो इसका मतलब है कि मैसेज आपका जो है कुछ मैसेज में दिक्कत है, यानी कि सही जो मैसेज आपने भेजा वो मैसेज रिसीवर एंड पर नहीं हुआ, पहुंचा है। तो जस्ट टू क्रॉस चेक दैट वन इवन एंड ऑड पैरिटी इज यूज्ड। So I think that you just go through these 2, a stack pointer register, a status flag register, and you are also maintaining the status flag register। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये जो भी आपका है ये 1 बिट का इंफॉर्मेशन रखता है। हाँ, तो इनिशियली आपका ये सब 0 से एलोकेट रहता है बाय डिफॉल्ट, 1 बिट का इंफॉर्मेशन है। लेकिन जैसे ही कैरी फ्लैग, जैसे बोले ना 99118 हो गया,
18 हो गया यानी कि 2 बिट का रिजल्ट आ गया, तो कैरी फ्लैग ऑन हो जाएगा। तो कैरी फ्लैग ऑन होगा कब? जैसे ही कैरी फ्लैग ऑन होगा, ये जो 0 है ये 1 से रिप्लेस होगा, ये आपका ऑन कंडीशन है, और ये जो जितना भी है ये ऑफ कंडीशन है। जैसे ही कोई निगेटिव वैल्यू आया, तो निगेटिव वैल्यू आया तो ये 1 हो जाएगा, यानी ये ऑन हो जाएगा। कौन? साइन फ्लैग। और ये ऑन होता है तभी आप माइनस प्रीसीड करते हैं, ठीक है। पैरिटी के लिए वही चीज है, 0 जब कोई वैल्यू 0 रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, कंप्यूटेशनल वर्क में 0 रिजल्ट होता है, तो ये जो 0 फ्लैग ऑफ है, ये 0 फ्लैग आपका ऑन हो जाता है। और चूंकि आपका 0 फ्लैग ऑन हो गया, तो आप उस रिजल्ट को 0 बताते हैं, उस रिजल्ट को नॉन 0 नहीं बता पाते हैं। तो 9 - 9 0। Why 0? Because your 0 flag is on. Whenever you are producing the result, at the moment the result is not non-zero, that's why the default value, whatever value initialized for 0 flag 0 is replaced by 1, and once the value of 0 flag is on, that means the result is also 0. So that is the use of status flag register inside the computer, and that varies microprocessor to microprocessor. I think the concept is clear to you. Now the rest contents is पैरिटी फ्लैग आपका जो है वो सिस्टम, जैसे 7 बिट का कोई भी ऑपरेटिंग, 7 बिट का कोई आर्किटेक्चर है, 8 बिट का कोई आर्किटेक्चर है, 7 बिट नहीं 8 बिट का, क्योंकि 8 बिट में से 1 बिट आपका जो है वो रिजर्व हो जाता है साइन के लिए या पैरिटी के लिए, जो भी है। तो पैरिटी का मतलब है कि वो 1 बिट आप इंफॉर्मेशन डालिएगा, एड अप कीजिएगा जो मैसेज है उसके साथ। तो अगर इवेंट पैरिटी करिएगा तो मैसेज के साथ जो पैरिटी बिट है वो टोटल नंबर ऑफ 1 हमेशा इवन नंबर में होना चाहिए। अगर ऑड पैरिटी डालिएगा तो मैसेज के साथ जो आप पैरिटी बिट 1 या 0 डाल रहे हैं, उसको लेने के बाद आपका नंबर ऑफ 1 ऑड होना चाहिए। ऑड 1 3 5 7, इवन 2 4 6 इस तरह से होना चाहिए। पैरिटी बिट है वो ऑड इवन नहीं नहीं, इंटायर हम बता रहे हैं ना, मैसेज के साथ इंक्लूडिंग पैरिटी बिट। तो मैसेज के साथ इंक्लूडिंग पैरिटी बिट को देखेंगे तभी तो 0 और 1 लिख पाएंगे मैसेज को लेकर। जैसे हाँ, जैसे यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है ना, ये जो मैसेज है आपका, इस मैसेज में क्या है, कितना नंबर ऑफ 1 है? 3 है। तो नंबर ऑफ 1 क्या है? ऑड है। आप अगर इवन पैरिटी चेकर लगाना चाहेंगे तो इस ऑड को इवन बनाना होगा ना, तो इसको इवन बनाने के लिए आपको पैरिटी बिट में 1 डालना पड़ेगा। समझ में आ रही है? अगर ये वही वैल्यू जो है इसमें आप ऑड पैरिटी लगाना चाहते हैं, तो पहले से ही नंबर ऑफ 1 है, नंबर ऑफ 1 क्या है? 3 है, इसका मतलब ऑड है। तो जब ऑड है तो यहाँ पर हम अगर 1 लगा देंगे तो ये इवन हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑड पैरिटी के केस में हम 0 लगाए, इवन पैरिटी के केस में 1 लगाए, क्योंकि ये दोनों मैसेज सेम है, जो ऊपर लिखा गया वही नीचे भी है, और हम उसमें इवन और ऑड पैरिटी लगा रहे हैं। तो इवन और ऑड पैरिटी लगाने के समय आपको ये तय करना होगा कि इवन और ऑड पैरिटी बिट जो आप लिखेंगे उसको लेते हुए आपका जो मैसेज है उसमें नंबर ऑफ 1 इवन पैरिटी के केस में इवन होना चाहिए, यानी 2 4 6 इस तरह से होना चाहिए, और ऑड पैरिटी के केस में वो 1 3 5 इस तरह से होना चाहिए। समझ आ रही बात? जैसे कोई करके देखिए आप खुद से। जैसे अगर हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको 0 1 1 1 1 0 3 3 6 1, ये इंफॉर्मेशन है। इसमें आपको दोनों चीज लगाना है, इवन पैरिटी बिट लगाओ और ऑड पैरिटी बिट लगाओ। सेम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। आप बताइए कि हम जिससे पूछेंगे, आप बताइए शाबाश। हाँ, इवन पैरिटी बिट में यहाँ पर वैल्यू आपका 0 होगा या 1 होगा? 1 क्यों होगा? क्योंकि इस 1 को लेकर इसका मैसेज में जो नंबर ऑफ 1 मिलाकर 6 होता है, जो ऑड नहीं है, इवन है। लेकिन इस केस में क्या होगा? क्यों 0 होगा? क्योंकि मैसेज में नंबर ऑफ 1 कितना है? 5। अगर यहाँ 1 कर देंगे 6 हो जाएगा, तो ऑड पैरिटी जो आपका स्ट्रेटजी है वो चेंज हो जाएगा। तो इस केस में फिर 0 होगा। अब थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, इवन पैरिटी ऑड पैरिटी, यहाँ पर एक ज्यादा हो गया। 1 0 0 1 1 1 1 3 4, इसको भी 0 कर दीजिए।
ठीक है, अब बताइए इसमें इवन पैरिटी, 0 होगा, ऑड पैरिटी, 1 समझ में आ रहा है ना? बैठ जाओ। इसमें आपका पहले वाले में 4 1 है, ऑलरेडी इवन है, तो अगर हम यहाँ 1 करेंगे तो ऑड हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ पर अगर हमको ऑड पैरिटी लगाना होगा तो 4 को 5 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑड पैरिटी बिट हमको 1 डालना पड़ेगा। तो ये इवन और ऑड पैरिटी डिपेंड करेगा आपका मैसेज पर, कि मैसेज आपका वो कितना नंबर ऑफ 1 पहले से होल्ड कर रहा है। तो इवन या ऑड पैरिटी इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपका सेंडर से रिसीवर एंड पर जो मैसेज गया उसमें इवन पैरिटी तो आपको पता है, मैसेज आपको नहीं पता है। तो इवन और ऑड पैरिटी जस्ट यूज टू चेक एज ए चेक पैरिटी चेकर बिट। तो पैरिटी चेकर बिट जब भी आप मैसेज कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पर ये आपका वर्कआउट करता है नेटवर्क में, ठीक है। जैसे कोई किसी को मैसेज किए, पार्ट ऑफ द मैसेज गया, पार्ट ऑफ द मैसेज नहीं गया, ये पहले बहुत ज्यादा होता था जब मैसेज डिलीवर्ड इंफॉर्मेशन नहीं आया आपको, तो मैसेज डिलीवर्ड इंफॉर्मेशन का आप वेट करते थे कि जब आ गया इसका मतलब है कि आपका मैसेज डेस्टिनेटिव एंड पर अप्रोप्रिएटली पहुंच गया है, कोई मैसेज आपका डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो दैट इज द पर्टिकुलर रीजन। तो आई थिंक दैट कि ये क्लियर हो गया होगा आपको।